नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर। वैसे तो पुरानी बुक के हिसाब से देखा जाए तो 4 नंबर चैप्टर होगा और नई के हिसाब से देखा जाए तो दूसरा चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सारे चीज को कवरअप किया गया है, ठीक है। वो क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं सभी चीजों को इसमें डाला गया है, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, तसल्ली के साथ देखिएगा। ऐसा नहीं कि स्टार्ट किया और फिर एक दो क्वेश्चन देख के फिर चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर देखना है तो पूरा एक इत्मीनान से देखिए, नहीं देखना है तो फिर इसको बाद में ही देखिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का और एक एक नंबर वाले ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन आता है, यूरोपीय संघ या फिर यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में की गई थी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम था, तो यूरोपीय संघ जो था उसकी मुद्रा का अगर मैं नाम बताऊं तो उसका नाम था यूरो। क्या नाम था? यूरो, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, मार्शल योजना कब तैयार किया गया? तो मार्शल योजना तैयार किया गया था, देखो तैयार किया गया था 1947 में और इसको लागू किया गया था 1948 में। तो यहाँ पे 1947 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ बात करते हैं मुक्त द्वार यानी कि ओपन डोर की जो नीति है निम्न में से किस देश ने अपनाया था? तो ये अपनाया था चीन ने 1978 में, ठीक है। 1978 में ओपन डोर की नीति जो है वो चीन ने अपनाया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला है हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लग रहा था? तो ये जो टाइम है 1954 से 55 में। तो 1954 से 55 में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे। आगे चल के क्या हुआ कि वहां तक तो सारी चीजें सही होती है, पंचशील समझौता भी होता है, लेकिन 1962 में चीन के साथ लड़ाई हो जाती है, तो ये वो हो गया था। अदरवाइज पहले जो हमारा चीन के साथ जो संबंध था काफी अच्छे थे और अभी भी जो संबंध है धीरे धीरे सुधर ही रहे हैं, ठीक है। ऐसा करके दक्षेस सरकार में कितने देश है, यानी कि दक्षेस में अगर मैं बात करूं तो कुल कितने देश हैं? तो टोटल 8 देश हैं। दक्षेस को वैसे तो बोला जाए तो सार्क भी बोलते हैं, ठीक है, सार्क भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो बनाई गई है इसमें उन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, जैसे कई सारे चीज़ें जो नहीं आ रहा है एग्जाम में तो उनको यहाँ से हटा दिया गया है। वही क्वेश्चन वही चीज़ों को रखा गया है जो आपके सिलेबस के अनुसार दिया गया है ना, उन्हीं चीज़ों को रखा गया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 7वां जो क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन आता ही है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन तो ऐसा दे ही देता है। इसमें क्या लिखा है कि तिथि के हिसाब से क्रम संख्या दे। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि इनका क्या है डेट। जब आपको डेट समझ में आ जाएगा उसी के हिसाब से आप इसको तिथि दे सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके जैसे मान लीजिए कि खुले द्वार की जो नीति है कब अपनाई गई थी, तो बात करते हैं 1978 में की गई थी। इसके अलावा राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास की समाप्ति कब किया था? तो ये जो चीन ने किया था, कब किया था? 1972 में किया था। खेती में जो निजीकरण हुआ था 1982 में हुआ था, है ना। विश्व व्यापार संगठन में चीन का जो प्रवेश किया गया था वो 2001 में हुआ था। तो अब इसको क्या है क्रमबद्ध लिखना है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये होगा, इस तरीके से क्रमबद्ध करना है। इसके साथ साथ सुमेल करने का ऑप्शन आता है, यानी कि क्या करना है, आपको मैचिंग करना है। तो पहला क्वेश्चन का यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना जो थी तो ये कब की गई थी? तो ये मार्शल योजना के हिसाब से की गई थी, ठीक है। बैंकॉक घोषणा द्वारा स्थापना, तो ये क्या है? बैंकॉक घोषणा द्वारा आसियान की स्थापना हुई थी। तो पहले का हो जाएगा ग और दूसरे का हो जाएगा घ। मुद्रा यूरो को मानने से इनकार किसने किया था? तो किसने किया था? डेनमार्क ने किया था, डेनमार्क और स्वीडन ने, ठीक है। और इसके साथ साथ यूरोपीय संघ की जो वो है सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता अगर देखा जाए तो ये है अपना फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन और जो फ्रांस है वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप ऐसे करके मैचिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए चीज़ें आसान हो इसकी वजह से चीज़ें भी दे दी गई है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इन चीज़ों को रिवाइज कर देखो। 12वीं क्लास से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को एक बार देख लेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, नहीं। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो सब चीज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा
अलावा जो 10 ईयर के क्वेश्चन है, जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, उनमें से मैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी चीज़ मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको बेनिफिट लगता है तो, अदरवाइज आपकी मर्जी है उसमें। ठीक है, अदरवाइज चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए। यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, विकास स्टडी पॉइंट ने पढ़ाई को और बेटर करने के लिए एक ऐप भी है विकास स्टडी पॉइंट का, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें क्या है कि जो वीडियो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही वीडियो जो है आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे यूट्यूब पे आपको ऐड देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको वहाँ पे नोट्स वीडियो तो मिलेगी, साथ में नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डाउट क्लासेस, लाइव क्लासेस, सारी चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, और अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो वहाँ पे आप समझते ही हो कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, आते हो, बहुत सारा ऐड चलता है और टाइम टू टाइम सारी चीज़ें मिल नहीं पाती हैं, और यहाँ पे आप डाउट क्लियर भी नहीं कर सकते हो। तो इसी वजह क्या है, आपको ऐप पे जरूर विजिट करना चाहिए, चीज़ों को पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हो कि इस प्रकार से नोट्स आपको मिल पाए तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ, आप उस पर मैसेज कीजिए और वहाँ से आप बात कर सकते हैं और अपना चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, और मैं जहाँ तक वो करूँगा कि आप सिर्फ मैसेज ही करना, कॉल मत करना। रीज़न क्या है कि कई बार बच्चों के बहुत सारे कॉल आते हैं तो बिजी आ सकता है, इस वजह से आप मैसेज करके छोड़ देना और जैसे हमारी टीम फ्री होती है उस चीज़ को देख के अपना कर लेगी। ठीक है, और बाकी पढ़ाई अगर और बेटर करनी तो चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब समझते हैं थोड़े से छोटे क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेंगे। छोटे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैंने ये रखा है कि मार्शल योजना क्या है। तो मार्शल योजना बेसिकली क्या था, अमेरिका जो है यूरोप की हेल्प करना चाहता था, इसकी वजह से मार्शल योजना तैयार किया था 1947 में, उसको लागू किया था 1948 में। देखिए क्या लिखा है, यूरोप की आर्थिक स्थिति और पश्चिमी यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका ने अप्रैल 1948 में मार्शल योजना शुरू की तथा यह 1952 तक जारी था। अमेरिका द्वारा शीत युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन करने के लिए मदद, यानी कि अमेरिका मदद करना चाहता था यूरोप की आर्थिक स्थिति को और पश्चिमी यूरोप के देशों को, इस वजह से 1948 में इस चीज को लागू किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है क्षेत्रीय संगठन से क्या अभिप्राय। देखिए एक चीज मैं और आपको बता दूं, सिर्फ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गए हो तो चीजें बहुत हद तक ना, थोड़ी बहुत चीजें रहेगी जो कंफ्यूजन में आप चले जाओगे। लेकिन अगर उसी के हिसाब से आप चैप्टर को क्लियर करोगे, और चैप्टर कहाँ से क्लियर करना है, आपको प्ले लिस्ट में जाना है, प्ले लिस्ट में सारी चीजें आपको दी गई है। अब यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यही अगर आप हमारे ऐप पे यही सारी चीजें देख रहे होते तो आपको उसमें सीरियल वाइज सारी चीजें दी होती, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, बस क्लिक करते रहो, चीजों को करते रहो। ठीक है, तो ये फैसिलिटी मिल जाती है। तो अभी आपको क्या करना, सबसे पहले चैप्टर को क्लियर करना और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, आप समझते हैं क्षेत्रीय संगठन से क्या अभिप्राय है। तो देखिए दो चीजें मैं आपको बताता हूं, एक होता है क्षेत्रीय संगठन, ठीक है, और दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय संगठन। एक होता है क्षेत्रीय संगठन, दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन वो संगठन होता है जिसमें लिमिटेड देश होते हैं। क्षेत्र मतलब एक समझते हो ना, जैसे क्षेत्र वाली बात हो जाती है, तो एक देश है, उसके आस पड़ोस के जितने भी देश हैं वो देश शामिल हो जाते हैं इसमें। लेकिन अंतरराष्ट्रीय की अगर मैं बात करूं तो उसमें सारे देश, एक जो विश्व है, विश्व में जितने भी देश होते हैं वो शामिल होते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल की बात करूं तो क्षेत्रीय संगठन में आपका यूरोपीय संघ हो जाएगा, आसियान हो जाएगा। और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संगठन में अगर मैं बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय संगठन में यूएनओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, है ना, डब्ल्यूएचओ हो गया, तो ये सब के लिए है। तो इस वजह से ठीक है। तो क्षेत्रीय संगठन देखिए, क्षेत्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो कुछ विशेष देश के लिए बनाए जाते हैं और कुछ विशेष देश इसमें शामिल होते हैं। इनमें सम्मिलित देशों की संख्या क्या होती है, कम होती है, और ये सब इन्हीं देशों के लिए काम करते हैं। मतलब जितने भी देश उसमें शामिल होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए काम करते हैं। इनके उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना, ठीक है, काम करना। दूसरा है कि अपने क्षेत्र के विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। तीसरा है अपने क्षेत्र के विकास के लिए आर्थिक नीति बनाना, यानी कि विभिन्न प्रकार के प्लानिंग करना। और इसके साथ साथ व्यापार को बढ़ावा देना, जैसे मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। इसके अलावा राजनीति में सुधार लाना इत्यादि जो चीजें हैं वो क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यूरोपीय संघ के झंडे की व्याख्या कीजिए, यानी कि यूरोपीय संघ के झंडे की व्याख्या अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये झंडा ही सिर्फ दे देता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है
कि झंडे में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके के हैं, है ना, ऐसे करके। देखिए यूरोपीय संघ के अगर मैं झंडे की बात करूँ तो 12 सितारे हैं। क्या है? 12 सितारे हैं। तो 12 सितारे मतलब 12 देशों को ये दिखाती हैं। और इसके साथ साथ देखिए क्या लिखा है, यूरोपीय संघ में ध्वज में सोने के रंग के सितारों को घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप को प्रतीक दिखाता है। यानी कि जो सर्कल में बना हुआ है ना, तो ये क्या है, सर्कल में चीजें होने का मतलब यह है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मेल मिलाप है, एकता है। इसके अलावा इसमें 12 सितारे हैं क्योंकि 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, एकाग्रता और एकता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इस वजह से इसमें 12 सितारे ही दिए गए। यानी कि देखो जैसे होता है ना कि देश का जो झंडा होता है वो एक अलग ही अपना वो दिखाता है कि एक अलग ही मतलब निकलता है उसका, तो उसी हिसाब से इसका भी मतलब इस तरीके से निकला हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आसियान के झंडे की व्याख्या कीजिए। तो आसियान के झंडे में आपने देखा एक सर्कल है और इसको कहते हैं धान की 10 बालियां, है ना, धान की 10 बालियां। 10 बालियां किस चीज को दिखाती है? 10 देशों को दिखाती है। 5 देश जो स्टार्टिंग में इसमें शामिल थे और 5 देश वो जो बाद में इसमें शामिल हो गए। तो देखिए क्या लिखा है, आसियान का प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां हैं। ठीक है, धान की 10 बालियां हैं और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं जो आपस में मित्रता, एकता के धागे में बंधे हुए हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इस सर्कल में है। वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है, यानी कि जो वृत्त बनाया गया है वो एकता का प्रतीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूरोपीय संघ से क्या अभिप्राय है, यूरोपीय संघ की विशेषताएं लिखिए। तो यूरोपीय संघ जैसे कि मैंने बताया एक प्रकार का क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इसके अलावा यूरोपीय संघ जो है यूरोप के देशों से मिलाकर बना है, तो इनका एक अपना झंडा है, एक राष्ट्रगान है और इसका साथ साथ स्थापना दिवस भी है और इनकी एक मुद्रा है। मुद्रा जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूरो इनकी मुद्रा है। ठीक है, जो इसको शक्तिशाली स्थिति प्रदान करती है। यूरोपीय संघ का विश्व राजनीति में आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, सैनिकी रूप में बहुत ज्यादा महत्व, यानी कि ये हर ओर से मजबूत है। ठीक है, इसके अलावा विशेषताओं की बात करूं तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इसकी। इसके साथ साथ इसमें जो 2 देश शामिल है, ब्रिटेन और फ्रांस, तो ये है जो सुरक्षा परिषद है उसका ये अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इनके पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसके साथ साथ अगर यूरोपीय संघ की मुद्रा की बात करूं तो यूरोपीय संघ की मुद्रा इस तरीके से बढ़ती जा रही है कि ये अमेरिका के लिए खतरा बनता चला जा रहा है, यानी कि अमेरिका की वैल्यू इसके सामने कम होती जा रही है। ठीक है, इसके साथ साथ विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी जो है अमेरिका की 3 गुनी है, यानी कि जितना अमेरिका विश्व व्यापार में पार्टिसिपेट करता है उसका 3 गुना यूरोपीय संघ करता है, क्योंकि इसमें यूरोप के सारे देश शामिल है इस वजह से। इसके साथ साथ परमाणु बमों की यहाँ पे बहुतायत है, यानी कि बहुत सारी मात्रा में है। अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ जो है वो दूसरे स्थान पर आता है। तो ये तो हम इसकी विशेषता की बात कर लिए कि विशेषताएं ये हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि कुछ कमियां भी हैं, है ना। देखिए कोई भी कितना भी बढ़िया चीज हो लेकिन उसमें कमियां कुछ ना कुछ तो रहती हैं। तो कमियां क्या है, तो कमियां देखिए, नए सदस्य देशों को शामिल करने पर लेकर विवाद, यानी कि यूरोपीय संघ जिस टाइम पे बना तो उसमें कम देश थे, लेकिन आने वाले समय में इसमें देशों की संख्या बढ़ती चली गई और इसकी वजह से जो ब्रिटेन है वो हमेशा परेशान रहता था और ब्रिटेन अपने आप को यूरोपीय संघ से अलग भी कर लिया, है ना। तो इसकी वजह से एक कमी यह है कि नए सदस्य देशों को लेकर तालमेल नहीं बिठ पाता है। दूसरा है यूरो जो मुद्रा है वो सभी देश मानने के लिए तैयार नहीं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया जो स्वीडन है ना, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा सदस्य देशों की तालमेल में कमी, यानी कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता है। इसके अलावा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जो है उन्होंने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा, यानी कि आपस में तालमेल की कमी थी। इसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिली और कई बार ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं, तो चीजों को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लग रही है लाइक करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है आसियान से क्या अभिप्राय है, इसके उद्देश्य लिखिए। तो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, ASEAN, है ना। तो आसियान, इसको इंग्लिश में ASEAN कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। अब देखिए इसका निर्माण क्यों किया गया था। जाहिर सी बात है किसी भी चीज का निर्माण तभी किया जाता है जब देशों में संकटें पैदा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आज देखते हो कि हम दोस्ती करते हैं लोगों से, तो देखो सिंपल सी बात है यार, कोई इंसान दोस्ती भी करेगा तो कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे मान लो कि मैं अपने से ज्यादा पढ़ने वाले के साथ में दोस्ती कर रहा हूँ, तो मेरा मकसद यही है कि मैं उससे हेल्प ले पाऊँ, उसकी वजह
से मेरी स्टडी बेटर हो पाएगी। तो मतलब के लिए हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही क्या हुआ कि कुछ देश थे जिसमें संकट पैदा थी, तो संकट पैदा थी तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसे तो हम अकेले अकेले लड़ेंगे तो संकट का सॉल्यूशन तो हो नहीं पाएगा, एक काम करते हैं सब मिल जाते हैं, मिलकर एक संगठन तैयार कर लेते हैं और फिर देखते हैं कौन हमारे साथ मतलब लड़ाई करता है या लड़ता है। तो जाहिर सी बात है जब एक ग्रुप होता है तो ग्रुप में कोई लड़ता नहीं है। तो ऐसे ही जो आसियान की स्थापना हुई थी, ये वियतनाम संकट, कंबोडिया संकट और इन जैसे क्षेत्रों के जो देश हैं उनमें इस तरीके का जो चीज है कि हाँ भाई हमें विकास करना है, विकास करना है। एक तो संकटों की वजह से इसका निर्माण किया गया कि संकट बार बार पैदा हो जाता था, कोई भी आक्रमण कर देता था। और दूसरी चीज ये है कि ये इन्होंने सोचा कि एक काम करते सारे लोग मिलकर विकास करेंगे, ठीक है। तो विकास करने की आवश्यकता ने मिलकर दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों को एक क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए क्या किया? प्रेरित किया, ठीक है। तो यही लिखा है कि आसियान एक राष्ट्रों का संस्था है और इसकी स्थापना वियतनाम संकट, कंबोडिया संकट और इन क्षेत्रों के देशों के पारंपरिक प्रयत्नों के विकास करने की आवश्यकता ने मिलकर दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों को एक क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया। अगस्त 1967 में इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, यानी कि 5 देश मिलकर स्थापना किए थे। आगे चल के 5 देश और इसमें जुड़ जाते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से और 5 देश इसमें ऐड हुए, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आसियान के उद्देश्य। तो देखिए सदस्य देशों में आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक सहयोग को बढ़ाया जाए और इन क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास की गति में तेजी लाई जाए, क्षेत्रीय शक्ति और सुरक्षा को स्थापित किया जाए और कृषि, व्यापार तथा उद्योग के विकास में सहयोग किया जाए। किसी एक देश पर आक्रमण करना सभी देशों पर आक्रमण समझा जाएगा और सदस्य देशों में परस्पर मतभेद के समय में शांतिपूर्ण और बातचीत के द्वारा इस चीज को हल करना। अब इनका मतलब क्या हुआ, एक एक करके चीजों को समझाता हूँ। सबसे पहले चीज क्या है कि सामाजिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक चीज में सहयोग करना, ठीक है। दूसरा क्या है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चीजों में विकास लाना यानी कि गति लाना। तीसरा है कि क्षेत्रीय शांति सुरक्षा, जब हम आपस में रहेंगे तो कोई भी जाहिर सी बात है लड़ाई करेगा नहीं, जब लड़ाई करेगा नहीं तो सुरक्षा मिलेगी और जब सुरक्षा रहेगी तो शांति रहेगी। आगे व्यापार और कृषि उद्योग में विकास करना, आपस में मिलकर रहेंगे तो व्यापार भी होगा और एक देश पर अगर कोई आक्रमण करेगा तो सभी देशों पर आक्रमण समझा जाएगा, यानी कि कहते हैं ना मिलकर मुकाबला करेंगे ये। और इसके अलावा शांतिपूर्ण और बातचीत के द्वारा हम चीजों को हल करेंगे। तो इस तरीके की चीजें हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि भारत और रूस के संबंध कैसे हैं, किस तरीके से भारत और रूस के संबंध है। देखिए भारत और रूस के संबंध हमेशा से मधुर देखने को मिले हैं, क्योंकि रूस को पहले आप ऐसा भी कह सकते हो कि सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था। तो उस टाइम पे भी चीजें अच्छी थी, आज की डेट में भी अच्छी हैं। तो अगर देखा जाए तो हमेशा से जो संबंध है वो मधुर रहे हैं। भारत रूस से हथियार खरीदता है और रूस ने सदैव भारत की सहायता की है। भारत रूस दोनों का ही सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब क्या होता है कि पहले आपने क्या देखा, सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ थे, सिर्फ 2 ही ध्रुव था। लेकिन आगे चल के इन लोग की मेंटेलिटी चेंज हो गई और इन्होंने कहा कि नहीं, अब सिर्फ 2 ध्रुव नहीं रहेंगे बल्कि बहुत सारे ध्रुव रहेंगे, सब अपने आप में एक ध्रुव बन के रहेंगे, यानी कि अपने आप में एक पावर है, किसी का किसी दूसरे पे कोई कब्जा नहीं होना चाहिए ना, इस तरीके की चीजें इन्होंने कही। तो बहुध्रुवीय का मतलब होता है कि सब देश अपना इंडिविजुअल रहें और अपने हिसाब से चीजों का डेवलपमेंट करें और अपने आप में एक ध्रुव बन के निकले। ऐसा दोनों देश चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो। 2001 में भारत रूस समझौते में दोनों देशों के बीच 80 द्विपक्षीय समझौते यानी कि 80 बातों पर सहमति की गई थी। भारत तेल का आयातक देश है, यानी कि खरीदता है रूस से, और संकट की घड़ी में रूस ने भारत को तेल देकर भारत की बहुत ज़्यादा सहायता की है। रूस ने भारत के परमाणु की योजना में तथा आंतरिक उद्योग में हमेशा से सहायता करता है। अभी देखिए G20 हुआ था, तो G20 में बहुत देशों के जो लोग आए थे, आपस में मीटिंग हुई, बातचीत हुई। तो ये क्यों हुआ, बेसिकली सारे मिल के आपसी जो चीज़ है उसको विकास को, गति को बढ़ाएंगे और एक दूसरे देश में जो चीज़ की कमी है उस चीज़ को सप्लाई करेंगे, देंगे और विकास की ओर अग्रसर होंगे। यही सबका उद्देश्य होता है, ठीक है। आगे समझ लेते हैं चीन में आधुनिकीकरण कैसे हुआ, और एक क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि चीन ने जिस तरीके से तरक्की की, कहा जाता है कि आने वाले समय में 2040 के आसपास, ठीक है, या उससे पहले भी चीन जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है उस हिसाब से देखा जाए कि अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है ना। तो इस तरीके से तो देखिए, तो ये पूछा है कि विश्व शक्ति के रूप में आ रहा है, ऐसा क्या कारण है। तो देखिए चीन एशियाई महाद्वीप में पूर्व में स्थित है, यानी कि देखा जाए तो भारत के जस्ट ऊपर में है और पूरब के साइड
आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चीन का विकास पहले की तुलना में अब ज़्यादा तेजी से हो गया। 1978 में मुक्त द्वार, यानी मुक्त द्वार का मतलब ओपन डोर की नीति अपनाई गई। ठीक है, जिसकी वजह से चीन तरक्की किया। देंग शाओपिंग के शासनकाल में ओपन डोर की नीति अपनाया गया था। चीन की आर्थिक विकास की रफ्तार को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा था कि चीन 2040 तक अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। और 1973 में चाउ एन लाई ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण किया, जैसे कृषि में, उद्योगों में, सेना में और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। और ये आपको पता है, चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कृषि, कृषि यानी कि खेती अच्छी होगी तो चीज़ों को खरीदना नहीं पड़ेगा, हमारे पास अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम बेच सकते हैं। दूसरा उद्योग, इंडस्ट्री किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। जितना, जैसे कहते हैं ना, मुझे बिजनेस करना है, तो बिजनेस मतलब यही हुआ ना कि इंडस्ट्री को स्थापित करना है या इस तरीके की चीज़ें हैं, लोगों को सेवाएं देना, तो ये चीज़ हो गया। और इसके अलावा सेना अच्छी है, और इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इन्होंने अपना ध्यान दिया, यानी कि टेक्नोलॉजी में और साइंस में इन्होंने ध्यान दिया। चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, यानी कि पूंजीवाद को अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से पूंजीवाद को नहीं अपनाया, बल्कि इसने अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से चीज़ों को सही किया। और इसने क्या किया, ओपन डोर की नीति अपनाने की वजह से इसने पूंजीवादी की कुछ विचारधाराएं और साम्यवादी तो इसमें था ही, साम्यवादी की विचारधाराओं को आपस में मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद चीज़ों को वो किया। और कई बार ऐसा कार्टून भी देखने को मिल जाता है, यानी कि दो मतलब इस तरीके से साइकिल बनाया गया होता है। ठीक है, और यहाँ पे होता है एक डॉलर का सिंबल और एक सोवियत संघ का वो रुपए का सिंबल होता है। तो ये इसको दिखाने का मतलब ये है कि चीन ने पूंजीवाद को भी अपना रखा और साम्यवाद को भी अपना रखा है। ठीक है, आगे 1982 में खेती का इन्होंने निजीकरण किया, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में एमसीक्यू में बात किया था। इसके साथ साथ 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया था, यानी कि प्राइवेटाइजेशन कर देना, प्राइवेट लोगों के हाथों में दे देना। इसके अलावा 2001 में देखा जाए तो विश्व व्यापार संगठन में इसमें शामिल हो गया। तो इस तरीके से चीन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप किया और बहुत तेज़ी से तरक्की करता जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सार्क। देखिए, ये टॉपिक एक अलग से जुड़ा हुआ था, सार्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, लेकिन उन टॉपिकों को डिलीट कर दिया गया। लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें थोड़े में आता ही है। तो सार्क से क्या अभिप्राय है, सार्क की स्थापना का महत्व बताए। तो सार्क यानी कि एस से साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये है कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और स्थापना 1985 में की गई थी ढाका में। मुख्यालय अगर हेडक्वार्टर देखा जाए तो काठमांडू यानी कि नेपाल में। सदस्य देश क्या है इसमें, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। आप इसको कैसे याद करेंगे, आप बना लेंगे भारत का इस तरीके से मैप, और बना नहीं लेना बल्कि मिल जाएगा मार्केट में। और इसके आसपास के जितने भी देश हैं, चाहे नेपाल हो गया, चाहे श्रीलंका हो गया, ठीक है, चाहे इसके ऊपर अफगानिस्तान हो गया, चाहे यहाँ पे भूटान हो गया, ठीक है, यहाँ पे मालदीव हो गया, और इस तरीके से जितने भी आसपास के जो देश हैं वही इसमें शामिल हैं। टोटल देशों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, आगे सार्क की स्थापना का महत्व लिखिए तो क्या है, सार्क संगठन ने दक्षिणी एशिया के लोगों के कल्याण तथा उसके आजीविका स्तर को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कि अगर कहा जाए तो सार्क के जो आपस में जो देश हैं एक दूसरे की सहायता किए हैं, ठीक है, ताकि जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। इनके द्वारा इस क्षेत्रों में अधिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया गया, यानी कि दिखाया गया। और इस संगठन के द्वारा दक्षिणी एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास की भावना को बढ़ावा मिला। सार्क के गठन के सभी 7 देशों की आपसी समस्याओं को पारस्परिक विश्वास तथा सूझबूझ से सुलझाने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी कि इसमें देखिए 7 देश क्यों लिखा गया है, यहाँ पे मैंने आपको 8 देश बताया। देखिए स्टार्टिंग में इसमें 7 ही देश थे, लेकिन आगे चल के एक देश और इसमें शामिल हो गया, यानी कि अफगानिस्तान शामिल हो गया था। कब हुआ था, 2007 में। तो इसी वजह से तो स्टार्टिंग में 7 है, लेकिन अब ये 8 हो गया। ठीक है, 2007 में शामिल हो गया था। तो इस तरीके से आपस में कोई भी चीज़ है, बातचीत, मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा है तो बातचीत के द्वारा सॉल्व किया जाए, ये सब इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यूरोपीय संघ की कोई 4 साझी विशेषताएं बताइए जो आपस में मिलती जुलती यानी कि सबकी हो। तो सबसे पहला है कि यूरोपीय संघ का जो झंडा है, राष्ट्रगान है, इसका स्थापना दिवस सबके लिए एक जैसा ही है, मुद्रा भी सबका एक ही है।
और अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विशेषता सुरक्षा की नीति बना ली है और नए सदस्य देशों को शामिल करने हेतु यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की है, यानी कि आपस में कोऑर्डिनेशन इन्होंने बढ़ाया है और साथ ही साथ जो नए देश है शामिल जो होना चाहते हैं उनको भी शामिल होने का मौका दिए है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, सैनिक प्रभाव बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी यानी कि देखा जाए तो 12,000 अरब डॉलर से अधिक था, जो कि अमेरिका से भी थोड़ा अधिक था। ठीक है, इसकी मुद्रा यूरो अमेरिका डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बनता जा रहा है और विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका की 3 गुना है। ठीक है, यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और ये होना बहुत ही ज्यादा, आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ, यूएनओ का सुरक्षा परिषद बनना, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 देशों को मौका दिया गया है। सिर्फ 5 देश ही इसमें शामिल हैं। जैसे कौन कौन से, पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, चौथा है ब्रिटेन, 5वां है फ्रांस। सिर्फ 5 ही देश है जो इसमें शामिल है। ठीक है, भारत को भी बार बार शामिल करने की बात होती है, लेकिन अभी तक ये मौका नहीं आ पाया जिसमें भारत स्थायी सदस्य बन पाए। अस्थायी सदस्य देश तो बन जाता है, कई बार बना हुआ है, लेकिन स्थायी सदस्य देश नहीं बन पाया अभी तक, तो इसी वजह से कोशिश बार बार की जा रही है। ठीक है, तो ये सुरक्षा परिषद के यूरोपीय संघ के अनेक देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों में भी शामिल है। यानी कि ये जो 2 हैं ये तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में शामिल तो है ही, साथ ही साथ यूरोपीय संघ के और भी जो देश है ना, ये भी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हैं। यानी कि ये और प्लस पॉइंट है। 2 तो हैं वो तो फिक्स है, लेकिन और भी जो देश हैं वो भी शामिल है। ठीक है, इस तरीके से आगे भारत और चीन के संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, भारत और चीन के संबंधों की अगर मैं बात करूं, यही शायद लास्ट टॉपिक है। ठीक है, और हाँ ये लास्ट टॉपिक है, तो चीज़ों को देख लीजिए। क्या लिखा है, प्राचीन काल से ही भारत तथा चीन के आपसी संबंध बहुत ही मित्रतापूर्ण रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसी गतिविधियां हो गई थी जिसकी वजह से भारत और चीन में लड़ाई हो गई थी। देखिए क्या लिखा है, 1949 में चीन में जब साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी तो भारत ने उसे मान्यता प्रदान की थी। यानी कि 1949 में चीन में जब साम्यवादी स्थापना हुई थी, यानी साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी, तो भारत ने उसको मान्यता प्रदान की थी। 1951 में जब चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे थे, उनका स्वागत किया गया था। और इसके साथ साथ पंचशील समझौता किया गया था, कब, 29 अप्रैल 1954 में। यानी कि 5 बातों पर सहमति की गई थी कि हम आप एक दूसरे के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे देश की इज्जत करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे। तो मतलब 5 बातों पे इन्होंने सहमति की थी। लेकिन आगे चल के जब उस सहमति में एक तिब्बत मामला आता है तो भारत ने हस्तक्षेप कर दिया और इसके बाद चीन ने कहा कि फिर ये तो पंचशील योजना के खिलाफ है, तो फिर उन्होंने चीन ने आक्रमण कर दिया और इस तरीके से भारत की लड़ाई हुई और इस युद्ध में हमें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो इस तरीके से तो देखिए क्या लिखा है, 1957 में तिब्बत के नेता दलाई लामा भारत में शरण ले लिए। तिब्बत पर कब्जा कर लेने के बाद चीन ने भारत की सीमाओं पर पक्की सड़कें बना ली और 1962 में भारत पर हमला बोल दिया और युद्ध तो रुक गया, पर दोनों देशों की जो झगड़े हैं वो जो संबंध है वो धीरे धीरे बिगड़ गए। 1965 ईस्वी में 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान चीन व्यवहार भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है। इसका मतलब शत्रुतापूर्ण होने का मतलब क्या हुआ कि जब जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, चाहे 65 की बात हो चाहे 71 की बात हो, तो चीन ने हमेशा सपोर्ट किया है पाकिस्तान को, और जबकि जो रूस है वो हमेशा सपोर्ट किया भारत को, है ना। इस तरीके से इसके संबंध कुछ आपस में आगे चल के धीरे धीरे संबंधों में कुछ मधुरता आई है। 1976 में फिर चीन में भारत का राजदूत भेजा गया और 1985 में चीन के साथ एक व्यापारिक समझौता किया गया और इसके साथ साथ चीन ने भारत को कोयला तेल देने की मंजूर किया और भारत से अनेक कच्ची लौह धातु चीनी उद्योग में काम आने वाली मशीनें ले जाना स्वीकार किया, यानी कि भारत और आपस में लेन देन अपना शुरू कर दिया। 1988 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन के दौरे पे गए थे और इसके साथ साथ अगर देखा जाए 2014 में सी जिनपिंग भारत आए थे और नरेंद्र मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़कर, यानी कि जो चीज़ें थी आपस में जो विवाद थी उन चीज़ों को तोड़कर अहमदाबाद में उनका स्वागत किया। चीन ने 5 साल के भीतर भारत में $20 बिलियन से ज़्यादा के निवेश का वादा किया, यानी कि भारत में इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया और इस तरीके से आपसी जो संबंध धीरे धीरे
बढ़ते चले गए, अच्छे होते चले गए। और मई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी का पहला चीन दौरा हुआ। अक्टूबर में जिनपिंग और मोदी की मुलाकात गोवा में ब्रिक्स देशों की बैठक में हुई थी। अभी ब्रिक्स क्या है, तो ये तो ऑलरेडी शायद आपके टॉपिक में अब तो डिलीट कर दिया गया, नहीं तो पहले ये था आपका। यानी कि देखा जाए तो ब्राज़ील और इसके अलावा ये रसिया हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ अपना इंडिया हो गया, चाइना हो गया, और इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका हो गया। तो इन देशों का एक समूह था, तो इस तरीके से, और इसी में इनकी मुलाकात की गई थी 2015 में, ठीक है। तो इस तरीके से जो संबंध धीरे धीरे मधुरता की ओर बढ़े हैं। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आप वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।